स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स लेसन नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। लेसन नंबर 1 और 2 के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे उसको हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, और आज के वीडियो में लेसन नंबर 3 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के रूप में उन सबों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो 2020 से लेके 2024 के बीच में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं ये नहीं कहती कि यही सवाल, इस तरह के दूसरे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, उसमें नंबर चेंज कर दिए जाएंगे। मैथ में तो कई सारे फॉर्म्स हैं, तो ये सारे जो भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम का नुकसान किए हुए चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को ये जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो तो लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं से अपना कर लेते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए हमने सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किया है लेसन बाय लेसन, और उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे जो लेसन नंबर 3 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसका हम लोग सवाल को बनाने में उपयोग करते हैं उन सारे फॉर्मूलों को हमने एट अ ग्लांस लिखा हुआ है, एक ही जगह पे लिखा है, और उसी के हेल्प से सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला है ओम का नियम क्या है, तो V बराबर R इंटू आई, वहां से हम लोग V का मान, R का मान, I का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो धारा घनत्व को हम लोग J से दिखाते हैं और उसके लिए फॉर्मूला क्या है I बाई A, धारा बटा क्षेत्रफल। चालकता क्या है, तो चालकता को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं और यह क्या होता है रो 1 बाई रो के बराबर होता है। चालकत्व को हम लोग जी से दिखाते हैं, यह 1 बाई आर के बराबर होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, बाह्य प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध आर इज इक्वल टू ई माइनस भी बाई भी इंटू आर, या आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यदि एन सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, अगर एन सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ दिया गया है तो उसमें धारा क्या बहेगी, धारा क्या प्रवाहित होगी, वो लिखा गया है आई एस बराबर एन इंटू ई बाई आर प्लस एन आर। एन क्या है, सेलों की संख्या है, ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, आर क्या है, प्रतिरोध है, एन सेलों की संख्या और स्मॉल आर जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, उसके बाद है एक सेल में प्रवाहित धारा। यहां था कि हमने एन सेलों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था, तब उसमें धारा का प्रवाह कितना होगा ये बात हमने जानी थी। अभी केवल एक ही सेल है, उसमें धारा का प्रवाह क्या होगा, आई बराबर ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, आर क्या है, प्रतिरोध है, और स्मॉल आर जो है आंतरिक प्रतिरोध है। वैद्युत शक्ति पी से दिखाते हैं, पी बराबर ई बाई टी होता है, या इसको भी इंटू आई स्क्वायर आर या भी स्क्वायर बाई आर भी लिखा जा सकता है। आपके सवाल पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ताप के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन। ताप के साथ प्रतिरोध में क्या क्या परिवर्तन होता है, आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध है, अनुगमन वेग को हम लोग वीडी से दिखाते हैं, वैद्युत धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं। तो अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में यही संबंध है, आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वीडी। वीडी अनुगमन वेग है, ए क्षेत्रफल है, एन ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब ये सवाल दिया हुआ है, यह सवाल जो है 2024 में पूछा गया है और यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन वहां पे ये जो नंबर्स हैं, सॉरी यहाँ पे हमने नंबर लिखा ही नहीं है, यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 30 ओम है, ये आपका स्विच है, और यहाँ पे वोल्ट का मान जो है 20 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो सवाल ये है कि दिए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें जब स्विच खुला हो और जब स्विच बंद हो। जब स्विच खुला हो तब भी हम लोग आई का मान निकालेंगे, धारा का मान निकालेंगे, और जब स्विच बंद हो तब भी हम लोग धारा का मान निकालेंगे। ठीक है, जब स्विच खुला हो तो पहला केस हम लिखेंगे, जब स्विच खुला हो, खुला हो
तब जब स्विच खुला होगा ना तो इस प्रतिरोध को भी और इस प्रतिरोध को भी दोनों को ऐड करके यानी जोड़ करके आर की जगह पे रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब स्विच बंद होगा तो फिर इस वाले प्रतिरोध को हम लोग नहीं काउंट करेंगे। इसमें से यह जो प्रतिरोध है स्विच बंद हो गया तो ये जो प्रतिरोध है वो प्रभावहीन हो जाएगा, उसमें हम लोग केवल इस आर को ही लेंगे, ठीक है। तो जब स्विच खुला हो तब कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर 10 ओम प्लस 30 ओम यानी क्या हो गया 40 ओम। और I का मान ओम के नियम से V बराबर आर आई है तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। तो I बराबर क्या हो जाएगा V बाई R। V का मान हम लोग क्या रखेंगे, V का मान हम लोग 20 रखेंगे और R का मान हम लोग 40 रखेंगे यानी 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। जब स्विच खुला होगा तो इस परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा बहेगी और जब स्विच बंद होगा, जब स्विच बंद हो तब जब स्विच बंद होगा ना तो इस प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल यह प्रतिरोध लिया जाएगा। तब R इज इक्वल टू 10 ओम और V इज इक्वल टू 20 ओम 20 वोल्ट। अब I का मान निकालना है तो I बराबर क्या होता है V बाई R। V का मान 20 और R का मान 10 यानी 2 एम्पियर की। आगे बात समझ में। तो जब स्विच खुला होगा तब इन दोनों प्रतिरोधों को एक साथ लिया जाएगा, दोनों का मान लिया जाएगा। लेकिन जब स्विच बंद होगा तो इस प्रतिरोध को नहीं लिया जाएगा, केवल इस प्रतिरोध को लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो दिया गया परिपथ है उसमें 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान हमने निकाल लिया है। जब स्विच खुला होगा तब 0.5 एम्पियर की धारा बहेगी और जब स्विच बंद होगा तब 2 एम्पियर की धारा बहेगी। जब स्विच बंद होगा तब धारा का मान बढ़ जाएगा, जब स्विच खुला होगा तब धारा का मान घट जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि अगर इस तरह का कोई भी सवाल पूछता है, जरूरी नहीं है कि यही, लेकिन इस तरह का अगर कोई भी सवाल पूछता है तो आप इसी बेस पे आसानी से कर सकते हैं। और यह सवाल जो है 1 नंबर का नहीं है, या तो 3 नंबर का होगा या तो 5 नंबर का होगा, 1 या 2 नंबर का सवाल यह नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के इतना आप कॉन्फिडेंस बना लेते हैं कि इस तरह का कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो हम कर लेंगे, तो आपका 3 या 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक दूसरे सवाल को करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और सवाल ये है कि दिए गए परिपथ में ओम के नियम से और किरचॉफ के नियम से धारा का मान ज्ञात करें, ठीक है। आपको इसमें किरचॉफ के नियम से भी और ओम के नियम से भी धारा का मान निकालना है, ठीक है। तो ओम के नियम से हम लोग धारा का मान कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से कुल ये जो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा V बराबर 10 प्लस 5 यानी 15 वोल्ट, ठीक है। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल हो गया 15 वोल्ट और परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हम लोग कितना निकाल लेंगे 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 ओम। तो लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 ओम। तो परिपथ में धारा बराबर क्या हो जाएगा, ओम का नियम यही है ना V बराबर R इंटू आई, तो हमको I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बाई R। कुल विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट, कुल प्रतिरोध 10 ओम आ जाएगा 1.5 एम्पियर, यानी ओम के नियम से धारा का मान कितना आ गया 1.5 एम्पियर। अब हम लोग किरचॉफ के नियम से भी धारा का मान निकालेंगे और देखेंगे कि वो कितना आता है, ठीक है।
तो लिखेंगे किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से किरचॉफ के नियम से क्या होता है कि अगर हम लोग किसी परिपथ में धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाते हैं तो जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वो माइनस में देते हैं। देखिएगा हम लोग इधर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आएंगे इस लूप में ऐसे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, धन से ऋण की ओर जा रहे हैं, ये धन सिरा है और यह जो है ऋण सिरा है, तो धन से ऋण की ओर जाएंगे तो विद्युत वाहक बल का मान हम लोग माइनस में लेंगे, तो कितना हो जाएगा -10 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ आ गए, यहाँ से हम स्टार्ट किए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं लिख लें ए से प्रारंभ करने पर ए से प्रारंभ करने पर ए से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इस तरह आ रहे हैं, रास्ते में क्या पड़ा, एक यहाँ का सेल पड़ गया, सेल में देख रहे हैं कि माइनस प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ओम का प्रतिरोध है और यह जो है आई है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा की दिशा इधर है और हम लोग जा रहे हैं धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे ना तो V इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा, नहीं V बराबर R इंटू आई, तो V का जो मान होगा धारा की दिशा में जाएंगे तो माइनस में लेंगे और धारा के विपरीत में लेंगे जाएंगे अगर तो प्लस में ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ फिर से थोड़ा समझ लीजिए एक बार और से, हम लोग ये से स्टार्ट करें, ठीक है, और इधर चलना स्टार्ट किए, तो पहले हमारा प्लस आया फिर में माइनस आया, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो ये जो वोल्टेज है उसका वो माइनस में रखा जाएगा, तो हमने रखा -10। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आगे गए तो यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध आ गया, इसमें धारा कितना बह रहा है आई, तो हम लोग धारा की दिशा तीर इधर जा रही है, हम लोग उसके उल्टा दिशा में जा रहे हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में अगर जाएंगे तो प्लस में लेंगे। ठीक है, बी R इंटू आई का मान, और धारा की दिशा में ही जाएंगे तो माइनस में लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 इंटू आई। ठीक है, फिर यहां तक आ गए बी पे आया तो यहाँ आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हमको प्लस मिला फिर माइनस मिला, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर आ रहे हैं, तो हम लोग माइनस लेंगे -5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद सी पे पहुंच गए, सी के बाद इधर आए तो हमको यहाँ प्रतिरोध मिल गया, और प्रतिरोध मिला है तो इसकी दिशा इधर बता रही है, हम लोग इधर आ रहे हैं उल्टा दिशा में जा रहे हैं तो प्लस में लेंगे, तो प्लस कितना हो जाएगा 8 इंटू आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको आई का मान निकालना है, तो ये हो गया -15 -5 -10 और ये हो जाएगा +10 इज आई इज इक्वल टू 0, तो 10 आई बराबर क्या हो जाएगा 15 को इधर ला दिया हमने, तो आई का मान क्या हो जाएगा 15/10 यानी 1.5 एम्पियर। आगे बात समझ, देखिए दोनों ही दशा में जो धारा का मान है वो 1.5 एम्पियर ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं ये गारंटी नहीं ले रही हूँ कि यही पूछा जाएगा, लेकिन इतनी गारंटी है कि इसी के जैसा सवाल पूछा जाएगा, यहाँ पे नंबर चेंज कर दिए जाएंगे, यहाँ 8 है तो 10, 2 है तो 4, 10 है तो 15, 20 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सवाल यही होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी सवाल आपके पास जो भी बुक है या जिस चीज से आप पढ़ते हैं उससे और ज्यादा इस सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, समझ आ गई अच्छे से, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग एक और सवाल करेंगे और यह जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के दूसरे और पहले दोनों नियम का इसमें उपयोग किया जाएगा और इस तरह के सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह सवाल जो है 2023 और 2024 दोनों में पूछा गया, बस अंतर ये है यहाँ पे अंक बदल दिए गए हैं, बाकी सब वही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि किरचॉफ के नियम से लूप ए बी सी डी, ए में ए से प्रारंभ करते हैं, तो देखिए ए से प्रारंभ करेंगे, ए से बी से सी से डी, डी से ए तो हमको जाना है, ए से स्टार्ट किया चलना बी तक है, तो ए से जब हम स्टार्ट किया चलना तो रास्ते में हमको 2 ओम का प्रतिरोध मिला, धारा I1 मिला, तो हम लोग धारा की दिशा में जा रहे हैं तो हम लोग लेंगे -2I1। फिर और आगे बढ़े तो हमको 1 वोल्ट का यहाँ पे सेल मिल गया और सेल में हम लोग माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो +24 लेंगे,
माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस लेंगे, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस। फिर इधर आए, सी तक कुछ भी नहीं मिला, सी से जब आगे बढ़ रहे तो यहाँ पे 27 वोल्ट का एक सेल मिल गया, और ये हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग -27 ले लेंगे। और फिर ये धारा की ये प्रतिरोध मिला, उसमें धारा I2 है, धारा की दिशा में ही जा रहे हैं तो -6I2 इक्वल टू 0। तो -2I1 -6I2 -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 3, नो -3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लूप CDFEC में, लूप CDFEC में सी से प्रारंभ करके, सी से प्रारंभ करके सी से डी तक जाएंगे तो पहले हमको ये 27 वोल्ट का सेल मिल जाएगा जो कि प्लस से माइनस की ओर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, -27। फिर धारा की दिशा में ही जा रहे हैं तो -6I2, नीचे आए तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर आए तो एक हमको प्रतिरोध मिल गया 4 ओम का, इसमें धारा है I3, और हम लोग किधर जा रहे हैं, इस तरफ देख लीजिए, इधर हम लोग आ रहे हैं और हमको मतलब दिशा तो इधर है लेकिन हम लोग इधर आए, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो प्लस में लिया जाएगा यानी 4I3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, -6I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब संधि शी पर, संधि शी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि का नियम क्या कहता है कि जो संधि की ओर धारा आएंगी वो प्लस में, और जो संधि से दूर जाएंगी माइनस में। तो I1 प्लस में रहेगा, -I2 रहेगा और -I3 रहेगा, इज इक्वल टू 0, या फिर I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण क्या है हमारा, यही इसमें रख देते हैं। तो 2I1 का मान I2 प्लस I3 -6I2, नो प्लस 6I2 ये है ना, इज इक्वल टू -3, या फिर 2I2 प्लस 2I3 प्लस 6I2 इज इक्वल टू -3, या फिर 8I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू -3। इसको देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 2 और 4 को हल किया जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 और 4 को हल करने पर, तो देखिए 2 और 4 को हल किया जाए, -6I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 27, और समीकरण नंबर 4 क्या है, 8I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू -3। देखिए इसको हम लोग 2 से गुणा कर दे, इसको 4 से, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12I2 प्लस 8I3 इज इक्वल टू 54, और इसको करेंगे तो 4 8 32I2 8I3 -12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो गया, 2 2 4 और 3 1 4 I2, इधर आ जाएगा 4 2 6, यानी I2 का मान आ गया 66/44 माइनस में, तो 11 से 6 और ये हो जाएगा 4, 2 से 2 3 6 2 2 4 माइनस रहेगा, तो 1.5 I2 का जो मान आएगा
वो कितना आ जाएगा 1.5 माइनस 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब I2 का मान मिल गया है, तो I2 का मान ये हमारा कौन सा समीकरण था, 2 था, तो I2 का मान 2 में रख दीजिए। I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर यही है ना 2, 6I2 का मतलब हो गया -1.5 या -3/2 भी रख सकते हैं। ठीक है, प्लस 4I3 इज इक्वल टू, देखिए यही है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, 27, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 27। 9 को उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4I3, 27 प्लस 9 36, यानी I3 का मान जो है देख लीजिए, I3 का मान I2 का मान हमने किस में रखा था, I2 का मान -3/2 हमने इक्वेशन नंबर किस में रखा था, सेकंड में, तो सेकंड ये है 6I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये कट गया 3 बार में, तो -9 और प्लस 4I3 इज इक्वल टू 27, तो 4I3 9 को उधर लेगा तो प्लस हो गया 27 3 30 6 36, 4I3 इज इक्वल टू 36, तो I3 इज इक्वल टू 9, यानी I3 का जो मान आ गया वो कितना आ गया 9 एम्पियर। अब हमको निकालना है I1 का मान, तो देखिए I1 का मान यहां से निकालेंगे, I2 और I3 का मान समीकरण ये क्या है, 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए I1 बराबर I2 का मान है -1.5 प्लस I3 का मान है 9, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8 में से 1 गया 7, 7.5 एम्पियर। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए फिर से, कैलकुलेशन में बस दिक्कत हो सकती है, बाकी जो सारा प्रोसेस है वो इसी तरह है। I2 का मान मिल गया है -1.5 और I3 का मान मिल गया है 9 एम्पियर और I1 का जो मान है वो है 7.5 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है I1 I2 और I3 तीनों का मान मिल गया, और इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आ गई हैं, आगे बढ़ा जाए, सवाल को हम लोग देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और यह जो है सवाल संधारित्र पे आधारित है। दिए गए परिपथ में गणना करें तुल्य धारिता और कुल आवेश। ठीक है, तो तुल्य धारिता देखिए कैसे निकालेंगे, यह जो है एक व्हीटस्टोन सेतु है और यह जो है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। क्यों, क्योंकि अगर हम 12 में 6 का भाग दे दो, 6 में 3 का भाग दे दो, या 12 में 6 का भाग दे दो, 6 में 3 का भाग दे दो, तो संतुलित अवस्था में है। तो संतुलित अवस्था में जब होता है तो यह विकर्ण पर जो भी आवेश जो भी संधारित्र होता है उसका कोई मान नहीं होता है, मतलब वो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, प्रभावहीन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आंसर लिखेंगे, यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, या इसको श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 12 माइक्रोफैराडे तथा 6 माइक्रोफैराडे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य
तुल्य धारिता क्या हो जाएगी 1/C1 मान लेते हैं 1/12 माइक्रोफेराडे प्लस 1/6 माइक्रोफेराडे, दोनों का एलसीएम 12 ही हो जाएगा। ठीक है, 12 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो गया 2, यानी 3/12। तो C1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12/3 यानी 4 माइक्रोफेराडे। ये लाइन समझ आ गई है। जब 2 या 2 से अधिक जो संधारित्र होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी तुल्यधारिता का जो मान होता है वो क्या होता है 1/C1 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से आगे हम लोग जोड़ते जाते हैं। फिर ये दोनों भी श्रेणी क्रम में ही जुड़े हैं तो लिखेंगे 6 माइक्रोफेराडे तथा 3 माइक्रोफेराडे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः तुल्यधारिता, इसको हमने C1 माना था तो इसको C2 मान सकते हैं 1/C2 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/6 प्लस 1/3, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी ये हो गया 3/6। C2 का मान कितना आ जाएगा 6/3 यानी 2 माइक्रोफेराडे। ठीक है, अब C1 और C2 मतलब इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो वो समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे C1 तथा C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं अतः तुल्यधारिता, तुल्यधारिता क्या हो जाएगी, देखिए दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो दोनों को सिंपली जोड़ देंगे 4 2 6, C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराडे प्लस 4 माइक्रोफेराडे यानी 6 माइक्रोफेराडे। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। अब हमको परिपथ का कुल आवेश निकालना है तो इसमें पहले तो हम लेंगे 2 माइक्रोफेराडे पर आवेश शून्य होगा, आवेश शून्य होगा अतः परिपथ का कुल आवेश Q बराबर C इंटू V, ये C पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा और तुल्य प्रतिरोध हमारे पास तुल्य धारिता होगी, इसका मान हमको मिला हुआ है 6 माइक्रोफेराडे इंटू V का मान 10 वोल्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा Q का मान 60 और कूलाम, इसका जो मात्रक होगा कितना हो जाएगा 60, तो माइक्रोफेराडे में दिया है ना, आवेश का मात्रक तो कूलाम ही होता है लेकिन यहाँ पे जो धारिता दी गई है माइक्रोफेराडे में दी गई है इसलिए आवेश को हम लोग माइक्रोकूलाम लिखेंगे, माइक्रोकूलाम, कुल आवेश हो गया माइक्रोकूलाम और जो 2 माइक्रोफेराडे धारिता वाली मतलब धारिता है उसमें जो आवेश होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग एक और सवाल को करेंगे और यह सवाल जो है 2023 में पूछा गया सवाल है और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल है दिए गए परिपथ में एमीटर के द्वारा मापी गई धारा का मान ज्ञात करें। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो यह जो है एक व्हीटस्टोन सेतु है और व्हीटस्टोन सेतु जो है यह संतुलित अवस्था में है, तो जब संतुलित अवस्था में है तो ये जो विकर्ण पर मतलब ये दोनों जो भी 10-10 ओम के प्रतिरोध हैं इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, ये प्रभावहीन होंगे। ठीक है, अब ये सारे और ये सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं क्योंकि ये तो प्रभावहीन हो गया है, तो लिखेंगे आंसर में लिखेंगे दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध नहीं, पहले ये लिखेंगे यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है अतः
R1 बराबर 20 ओम, 20 ओम और 20 ओम, तो कितना हो गया 60 ओम। ठीक है। R2 बराबर 20 ओम, 20 ओम और 20 ओम, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 ओम। R1 तथा R2, R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/60, यानी ये हो गया 2/60 यानी 1/30। तो आर टी लिख दिया जाए पैरेलल क्रम में, तो आर पी का मान कितना हो जाएगा 30 ओम। आमीटर एमीटर द्वारा मापी गई धारा, मापी गई धारा I बराबर V बटा R। V का मान 60 वोल्ट है, R का मान 30 ओम है, कितना आ जाएगा 2 एम्पीयर। ठीक है, तो I का मान कितना आ गया 2 एम्पीयर। और इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने बार बार ये बात दोहराया है कि यही सवाल तो नहीं, लेकिन इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और जरूर पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हमने आज के वीडियो में सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे या तो 2021, 22, 23 या 24 में पूछे गए सवाल, और सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम लोग कल के वीडियो में फिर हाजिर होंगे लेसन नंबर 4 के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसके साथ। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, और जो भी कमियां हो उसे जरूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं।